मित्रों नमस्कार, मैं श्यामा मिश्रा और आपका हमारे चैनल स्टडी टॉपर में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे परीक्षा में एक प्रश्न आता है जो कि आपको 1 नंबर दिलाएगा। टॉपिक का नाम है द्वंद्व। इसको अभी हम लोगों ने को समायोजन में एक हेडिंग के तौर पर पढ़ा था, लेकिन द्वंद्व से प्रश्न पूछा जाता है और ये इस द्वंद्व हुआ, तनाव हुआ, संघर्ष हुआ, ये सब भग्नाशा है, ये दुश्चिंता, ये सब क्या हैं? हमारी मानसिक दशाएं हैं जो कि समायोजन में बाधा डालती हैं। इन्हीं दशाओं की वजह से, इन्हीं कारणों की वजह से हम लोग समाज में समायोजन नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग द्वंद्व को पढ़ेंगे क्योंकि इससे 1 नंबर पक्का है, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है। या द्वंद्व को हम लोग मानसिक संघर्ष भी कहते हैं। मानसिक संघर्ष क्या होता है? जब हमारे सामने 2 या 2 से अधिक विचार या 2 या 2 से अधिक वस्तुएं या 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आ जाएं और उनमें से हमें कोई एक चुनने के लिए बोला जाए कि आप इनमें से कोई एक पर्सन का या किसी एक वस्तु का या किसी एक विचार का चुन लीजिए और एक को आपको छोड़ना है। तो ऐसी परिस्थिति में जो हमें अपनी मानसिक संघर्ष करना पड़ता है कि किसको लें किसको ना लें। इसमें क्या होता है कि 2 सकारात्मक वस्तुएं भी हो सकती हैं, सकारात्मक विचार भी हो सकते हैं और 2 नकारात्मक विचार भी हो सकते हैं। एक सकारात्मक एक नकारात्मक भी हो सकता है। कि आगे हम लोग द्वंद्व के प्रकारों में पढ़ेंगे। तो द्वंद्व की जो डेफिनेशन होती है वो ये है कि जब 2 वस्तुओं, 2 व्यक्तियों या 2 विचारों के मध्य किसी एक का चयन करना हो, किसी एक को सिलेक्ट करना हो, किसी एक को चुनना हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो हम मानसिक रूप से संघर्ष करते हैं उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। ठीक है। किन्हीं 2 वस्तुओं में किसी एक का चयन करना, जबकि दोनों आपके लिए आवश्यक हैं, दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, फिर भी आपको उन 2 में कोई एक को सिलेक्ट करना है, एक का चयन करना है। ऐसी परिस्थितियों में हम जो संघर्ष करते हैं वो क्या होता है? द्वंद्व कहलाता है। तो आइए देखते हैं द्वंद्व पर किन लोगों ने कार्य किया है, कैसे कार्य किया है। टॉपिक को देखते हैं। सर्वप्रथम A.R. लूरिया ने 1932 में मानसिक संघर्ष पर कार्य किया था। उसके बाद 1935 में कुर्ट लेविन ने, किसने? कुर्ट लेविन ने अपने इस पे मानसिक संघर्ष पर कुछ प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर द्वंद्व को 3 भागों में विभाजित किया। अगर ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि द्वंद्व को 3 भागों में किसने बांटा था, तो किसने बांटा है? कुर्ट लेविन ने बांटा है। कब ये दिया है? 3 प्रकार कब दिए हैं? तो 1935 में दिए हैं। कब दिए हैं? 1935 में दिए हैं। उसके बाद 1938 में हॉलैंड एवं सियर्सन ने, 1938 में हॉलैंड और सियर्सन ने द्वंद्व के 4 प्रकार बताए। यानी इन्होंने, हॉलैंड और सियर्सन ने 1938 में एक प्रकार द्वंद्व में और जोड़ दिया, चौथा प्रकार। ठीक है। तो 4 प्रकार बताए जो वर्तमान में प्रचलित हैं। इस समय अगर पूछा जाए कि द्वंद्व के कितने प्रकार हैं तो 4 प्रकार हैं। ठीक है। चौथा प्रकार किसने दिया था? हॉलैंड और सियर्सन ने दिया है। 3 प्रकार किसने दिए थे? कुर्ट लेविन ने दिए थे। कब दिए थे? तो 1935 में दिए थे। ठीक है। अच्छा, जो आपके फ्राइड महोदय हैं, बहुत महत्वपूर्ण पर्सन हैं। इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया है, मस्तिष्क का विभाजन किया है। ठीक है। तो फ्राइड महोदय ने द्वंद्व का जो कारण माना है कि हमारे मस्तिष्क में द्वंद्व क्यों जनरेट होता है, हमारे मस्तिष्क में संघर्ष क्यों जनरेट होता है, तो उन्होंने कहा कि द्वंद्व जनरेट होने का जो कारण है वो है हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। कौन हैं? हमारी मूल प्रवृत्तियाँ। उनमें से भी 2 मूल प्रवृत्तियाँ, उनमें से 14 मूल प्रवृत्तियों में से 2 मूल प्रवृत्तियाँ कौन? एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। एक जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या इन्होंने नाम दिया था? इरोस दिया था। क्या कहते हैं जीवन मूल प्रवृत्ति को? इरोस। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? थानटोस। क्या कहते हैं? थानटोस कहते हैं। यानी जब हमारे अंदर जीने, कोई किसी वस्तु को पाने की इच्छा होती है, भाई हम किसी चीज़ को क्यों पाते हैं? ताकि ये हमारे जीवन में सुख लाए, खुशियाँ लाए, हमें प्रसन्न रखें, हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे। तो
किसी वस्तु को जब हम चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो किस लिए? अपने जीवन के लिए। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति, यदि हम किसी चीज़ को खोना चाहते हैं या हम किसी चीज़ को नहीं चाहिए मुझे, तो किस लिए? क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि मृत्यु मूल प्रवृत्ति कार्य कर रही होती कि ये सब बेकार है, दुनिया बेकार है, संसार बेकार है, रिश्ते बेकार है, नाते बेकार हैं, मुझे तो मैं तो मर जाऊंगा या मार डालूंगा किसी और को। तो कहते हैं कि ये दो मूल प्रवृत्तियाँ हैं, एक जीवन मूल प्रवृत्ति जो मनुष्य को सकारात्मक बनाती है, जो व्यक्ति को नकारात्मक बनाती है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो द्वंद्व का मुख्य कारण है वो क्या है? हमारे मूल प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें से दो मूल प्रवृत्ति, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको हम लोग इरोस और थानटोस कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि जीवन मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो इरोस कहा जाता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो थानटोस कहा जाता है। ठीक है, तो फ्राइड ने द्वंद्व का जो कारण माना है वो क्या माना है? मूल प्रवृत्ति माना है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। देखो परिभाषा द्वंद्व की देखते हैं कि डगलस एवं हॉलैंड ने क्या कहा है कि द्वंद्व कष्टदायक मानसिक दशा है। क्या है? कष्टदायक मानसिक दशा है। जब भी हम द्वंद्व में होते हैं तो सिवाय कष्ट के हमें और कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमको जब दो चीज़ों में कोई एक चीज़ सिलेक्ट करनी होती है, एक चीज़ का चयन करना होता है, तो सीधी सी बात है कि कष्ट तो होता ही है ना। तो कष्टदायक मानसिक दशा है जो विरोधी इच्छा की वजह से उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? विरोधी इच्छा की वजह से उत्पन्न होती है। जैसे कोई एक लड़का है, ठीक है, हम में से कोई है जिसने अपने दोस्तों से प्रॉमिस कर दिया कि यार कल मैं तुम्हें पार्टी दूंगा या ऐसा कार्य हो जाएगा तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। ठीक है, अब जब वो कार्य हो गया, वो कंडीशन, वो समय आ गया, तब उसके दोस्तों ने कहा कि चलो भैया तुमने तो बोला था पार्टी देने के लिए, चलो पार्टी दो। अब क्या है, एक तरफ दोस्तों से प्रॉमिस कर दिया है कि हाँ हम आपको पार्टी देंगे, और दूसरी तरफ जेब में नहीं है पैसे। ठीक है, ऐसी कंडीशन में बच्चा घर में जाता, देखता कि मम्मी के पैसे रखे हैं या पापा के पैसे रखे हैं, तो एक तरफ दोस्त हैं जिनको पार्टी देना है और एक तरफ क्या है, पैसे रखे हुए मम्मी पापा के। अब अगर मम्मी पापा से पैसे मांगता है कि भाई मुझे पापा या मम्मी मुझे पैसे दे दो, मुझे अपने दोस्तों को पार्टी देना है, तो वो कारण पूछेंगे क्यों, क्या कहा था, क्यों ऐसे कह दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आंसर होने लगेंगे। अब बच्चा जो है वो द्वंद्व में फंसा है कि अगर पैसे लेता हूँ तो घर वालों की डांट खाऊंगा, और अगर पैसे लेकर पैसे नहीं लिए और दोस्तों को पार्टी नहीं दी तो दोस्तों के बीच में हमारी छवि जो है वो ख़राब हो जाएगी। करें तो क्या करें? पार्टी दें, पैसे चुराएं या ना चुराएं, उनको पार्टी दें या ना दें, दोनों ही कंडीशन जो है बड़ी टिपिकल हैं। तो वही डगलस हाइलैंड कह रहे हैं कि क्या, कि द्वंद्व कष्टदायक मानसिक दशा। ऐसे में वो उसके अंदर यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा है? द्वंद्व, और एक द्वंद्व के साथ में एक चीज़ और जनरेट होती है, वो क्या होता है? तनाव। क्या होता है? तनाव। तनाव क्या होता है? जब जो कार्य हम करना चाहते हैं और उस कार्य में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है, उस कार्य को अगर हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो हमारे दिमाग में क्या उत्पन्न हो जाता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है। कोई कार्य मान लीजिए हमें करना है, मान लो दोस्तों को पार्टी ही देना है, तो दोस्तों को पार्टी देना क्या हो गई? हमारी आवश्यकता। क्या हो गई? आवश्यकता। और जब आवश्यकता बढ़ती है, अभी हमने जब आपको प्रेरणा चक्र पढ़ाया था उसमें क्या बताया था कि जब व्यक्ति के पास आवश्यकता आती है तो उसके अंदर एक उत्तेजना जनरेट होती है। ठीक है, कि उसकी आवश्यकता क्या है? पैसे। क्या है? पैसे, ताकि वो दोस्तों को पार्टी दे। और जब उत्तेजना बढ़ती है तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, और वो तनाव तब खत्म होगा जब आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। यानी उसका जो तनाव है वो तब खत्म होगा जब उसको पैसे मिल जाए और वो पार्टी दे दे, तभी वो तनाव कम होता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है कि जब यहाँ दो विपरीत कंडीशन हैं, एक दोस्तों को दिया हुआ जो वादा उसने किया कि हाँ मैं आपको पार्टी दूंगा, और दूसरा उसके पास पैसे नहीं हो, वहाँ पैसे रखे हैं लेकिन फिर भी वो द्वंद्व में फंसा हुआ है कि क्या करूँ, पैसे लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। तो एक तो सबसे बड़ी वो मानसिक संघर्ष कर रहा है, एक तो द्वंद्व उसके दिमाग में चल रहा है, दूसरा उस द्वंद्व की वजह से उसके दिमाग में इतना तनाव हो रहा है, और ये तनाव तभी शांत होगा जब इन दो कंडीशन में किसी एक का हल उसके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो वो पैसे चुरा ले तो उसका तनाव और द्वंद्व खत्म हो जाएगा, और या फिर
दोस्तों से बोल दे कि यार मैं दे नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब तक इस समस्या का हल नहीं हो जाएगा तब तक द्वंद्व और तनाव की स्थिति बरकरार रहेगी। समझ रहे हैं? चलिए अगली डेफिनेशन देखते हैं शेफर महोदय की। जब भी आप समायोजन का टॉपिक पढ़ें तो शेफर को और गेट्स व अन्य को जरूर याद रखें, डेफिनेशन इन्हीं की ज़्यादा आती हैं। शेफर महोदय को समायोजन में तो विशेष रूप से याद रखना है शेफर को। शेफर महोदय किससे रिलेटेड है? समायोजन टॉपिक से रिलेटेड है। और ये द्वंद्व, संघर्ष, भग्नाशा, कुंठा और ये सब किससे रिलेटेड हैं? समायोजन से ही रिलेटेड हैं ये टॉपिक। ठीक है। शेफर महोदय ने क्या कहा कि जब विरोधी प्रवृत्तियाँ या इच्छाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं, देखिए यहाँ दो विरोधी प्रवृत्तियाँ जनरेट हो रही है एक जगह, एक सकारात्मक है, एक नकारात्मक, यानी चोरी करना क्या है? नकारात्मक है, और पार्टी दोस्तों को देना क्या है? सकारात्मक है। तो जब विरोधी प्रवृत्तियाँ या इच्छाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी पूर्ति एक साथ नहीं की जा सकती, जैसे कोई बच्चा परीक्षा की तैयारी कर रहा है यानी स्टडी कर रहा है, उसी टाइम क्या है कि वो विदेश में भी पढ़ने जाना चाहता है। दूसरी चीज़, उसने छोटी मोटी जॉब के लिए अप्लाई भी कर रखा है। अब उसके पास जॉब का लेटर भी आ गया, ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, और विदेश जाने के लिए भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया कि आपको विदेश जाने का मौका मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में भी यहाँ दो सकारात्मक कंडीशन हैं, दोनों सकारात्मक भी हैं। कंडीशन जो हैं हमारे सामने, स्थितियाँ जो हैं या विचार जो हैं वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकते हैं, और नकारात्मक सकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है। वो विपरीत परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, समान परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, तो परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ है कि जब दो विरोधी प्रवृत्तियाँ, इच्छाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी पूर्ति एक साथ नहीं की जा सकती। अब उस बच्चे के पास एक तो जॉब का ज्वाइनिंग लेटर आ गया, दूसरा विदेश में पढ़ने के लिए ऑफर आ गया। अब बताओ, दोनों ही वो चाहता है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? द्वंद्व नहीं होगा तो क्या होगा? द्वंद्व होगा तो तनाव भी होगा, सीधी सी बात है, तनाव होगा उसको, है ना। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक तरीके से, अब इसमें से जब वो किसी एक चीज़ का उसको चयन करना है कि वो हाल ही में मिली जो जॉब है उसको ज्वाइन कर ले, या वो विदेश चला जाए, विदेश में अपनी पढ़ाई करने लगे ताकि आगे और अच्छे पैकेज उसको मिले और अच्छी जॉब मिले उसको, या जो मिली है उसी में संतुष्ट हो जाए वो। तो ऐसे कितना उसको द्वंद्व करना पड़ रहा होगा कि किसको चुने, इसको चुने या उसको चुने, इसको चुने या उसको चुने। ठीक है। ऐसी कंडीशन में दबाव भी आपके ऊपर आता है, प्रेशर भी होता है, किसी चीज़ का जल्दी जवाब देना है आपको। ठीक है। दूसरी चीज़, भग्नाशा की कंडीशन भी देखी जाती है। भग्नाशा कैसे होती है? फ्रस्ट्रेशन। भग्नाशा को क्या कहते हैं? फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। भग्नाशा ऐसी होती है कि आपको जॉब भी चाहिए थी और आपको विदेश में पढ़ना भी था। अब दोनों में से जब आप किसी एक का चयन करेंगे तो एक तो आपकी आशा टूट ही जाएगी, है ना। तो भग्नाशा की भी कंडीशन होती है। ये सारी क्या है? मानसिक दशाएं हैं जो इन सबका कार्य क्या है? जैसे आपका ये द्वंद्व हो गया, द्वंद्व के बाद हम लोग देखें भग्नाशा को ही हम लोग क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं, है ना। कुंठा हो गई, दुश्चिंता हो गई, तनाव हो गया। इन सबका रोल पता क्या है? ये सारे हमारे हमारे मस्तिष्क को असंतुलित कर देते हैं, जिसकी वजह से इसके जो हानियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं कि हमें जो विस्मृति का जो परसेंटेज है हमारे मस्तिष्क में वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये मस्तिष्क के लिए ठीक नहीं है। ये हमारे दिमाग को ख़राब कर देती हैं, असंतुलित कर देती हैं, जिससे विस्मृति के चांसेस बढ़ जाते हैं, या मानसिक रोगी भी व्यक्ति हो सकता है, समाज में असंतुलित हो जाता है, समाज के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाता है वो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंडीशन के हिसाब से जनरेट होती हैं। तो शेफर महोदय की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जब विरोधी प्रवृत्तियाँ या इच्छाएं एक साथ उत्पन्न हों तथा जिनकी पूर्ति एक साथ नहीं की जा सकती है, ऐसी जो स्थिति होती है उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व कहते हैं। यानी किन्हीं दो या दो से अधिक चीज़ों में से किसी एक का चयन करना है आपको, तो जिसका चयन करेंगे वो तो आपको मिल जाएगी, शेष जो छूट जाएंगी उनकी भी लालसा, उनकी भी इच्छा वो आपके मस्तिष्क में बनी रहती है, जो आगे आपको समस्या क्रिएट कर देती है। आगे देखिए, कर्थविन का एक कथन है, बहुत छोटी द्वंद्व की परिभाषा दी है। किसने दी है? कर्थविन ने दी है। कर्थविन क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा का टकराव मानसिक द्वंद्व कहलाता है। भाई अभिप्रेरणा क्या होती है? जब भी हम हमारी जो आवश्यकता होती है,
आवश्यकता के अनुसार ही अभिप्रेरणा का जन्म होता है। तो जैसी हमारी आवश्यकताएं होंगी वैसी हमारी अभिप्रेरणा होगी। और जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में टकराएंगी, जब दो अभिप्रेरणाएं आपस में टकराएंगी तो क्या कौन सी स्थिति होगी? द्वंद्व की स्थिति होगी। किसकी होगी? द्वंद्व की स्थिति होगी। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन है डगलस व हालैंड की, शेफर की और कर्थविन की। टोटल निष्कर्ष क्या निकलता है कि द्वंद्व वह मानसिक दशा है जिसमें हमें 2 या 2 से अधिक विचारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, और 2 विचारों में किसी एक को सिलेक्ट करना ही क्या कहलाता है? द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, 2 वस्तुओं को हम इतनी आसानी से, मान लीजिए हमारे पास 2 मार्कर हैं, एक रेड है एक ब्लू है, और इनमें से मुझे यहाँ पर लिखना है, अब मैं रेड लूँ या ब्लू लूँ, एक तो मुझसे छूट ही जाएगा। लेकिन अब इसमें कि हम ब्लू सेलेक्ट करें या रेड सेलेक्ट करें, इनमें से कौन सिलेक्ट करें, यही क्या है? मानसिक द्वंद्व है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मानसिक संघर्ष या द्वंद्व के प्रकार देख लेते हैं। तो कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं वर्तमान में 4 प्रकार हैं मानसिक द्वंद्व के। ठीक है, पहला प्रकार जो है वो क्या है? उपागम द्वंद्व। इंग्लिश में बोलते हैं अप्रोच। क्या बोलते हैं? अप्रोच बोलते हैं। यहाँ क्या है कि 2 सकारात्मक जो है विचार या 2 सकारात्मक वस्तुएं आपके सामने होंगी। कैसी होंगी? 2 सकारात्मक विचार या स्थिति कहें या परिस्थिति कहें। ठीक है, 2 सकारात्मक विचार, स्थिति या परिस्थिति आपके पास होंगी। जैसे आपको कोई ज्वाइनिंग लेटर भी आपका आ गया, पुलिस का आ गया, टीचर का आ गया, किसी का बैंक का आ गया, और आपको विदेश जाने का मौका भी मिल गया। आप दोनों में से कोई एक को आपको चूज़ करना है। तो ये कौन सा द्वंद्व होगा? उपागम अप्रोच द्वंद्व कहलाएगा। उपागम की जगह परीक्षाओं में और क्या लिखा मिल सकता है? पहुँच द्वंद्व भी। क्या कहते हैं इसको? पहुँच द्वंद्व भी कहते हैं। ग्राह्य द्वंद्व भी कहते हैं। अप्रोच द्वंद्व को क्या कहते हैं? ग्राह्य द्वंद्व भी कहते हैं, या पद्धति द्वंद्व भी कहते हैं। ये इसके नाम हैं। इनमें से कोई भी नाम आपको परीक्षा में मिल सकता है। कि जैसे मान लीजिए वो कहेंगे, कोई एग्जाम्पल देकर कहेंगे कि मोहन एक छात्र है जिसको एक ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाता है और उसे विदेश जाने का मौका भी मिलता है। ऐसी परिस्थिति में उसके अंदर जो द्वंद्व उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन में दे देंगे कि उपागम द्वंद्व कहेंगे, या आगे परिहार द्वंद्व कहेंगे, या उपागम परिहार द्वंद्व कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन आपको दे देंगे। तो जहाँ 2 सकारात्मक विचार या 2 सकारात्मक स्थिति या परिस्थिति की बात हो रही हो तो वहाँ पर कौन सा द्वंद्व होगा? उपागम होगा, या उपागम द्वंद्व को हम लोग पहुँच द्वंद्व भी कहते हैं, ग्राह्य द्वंद्व भी कहते हैं, पद्धति द्वंद्व भी कहते हैं। ठीक है, ये एक ही के उपागम ही मेन क्या है? उपागम है। इसी के ये नाम है, इसी के ये अन्य नाम है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक नाम है। क्या है? अप्रोच। ये याद रखना है आपको। उपागम को क्या कहते हैं? अप्रोच। ठीक है, तो उपागम द्वंद्व जो है वो अप्रोच द्वंद्व कहलाता है। ठीक है, कैसा होता है ये? इसमें 2 सकारात्मक विचार या स्थिति या परिस्थिति व्यक्ति के सामने होती हैं। उन 2 स्थितियों या परिस्थितियों में आपको किसी एक का चयन करना है। ठीक है, अच्छा अगला देखते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार है द्वंद्व का वो है परिहार। क्या है? परिहार द्वंद्व। परिहार द्वंद्व जिसको हम लोग बोलते हैं एवॉइडेंस। क्या बोलते हैं? एवॉइडेंस। ठीक है, इंग्लिश में एक ही नाम है, एवॉइडेंस बोलते हैं परिहार को। और इसके अन्य नाम जो हैं वो कहीं त्याग भी आ जाएगा आपके सामने, वर्जन भी आता। ये परीक्षा में वर्जन पूछा जा चुका है, परिहार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो परिहार द्वंद्व को क्या बोलते हैं? एवॉइडेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि 2 नकारात्मक विचार या स्थिति या परिस्थिति व्यक्ति के सामने होगी। दोनों नकारात्मक होंगे। दोनों कैसे होंगे? नकारात्मक होंगे। 2 नकारात्मक विचार या परिस्थिति व्यक्ति के सामने होगी और किसी एक का चयन आपको उसमें से
करना होता है तो ऐसा द्वंद्व कौन सा होता है? परिहार परिहार द्वंद्व कहलाता है, एवॉइडेंस एवॉइडेंस द्वंद्व कहलाता है। दो नकारात्मक, जैसे एक बच्चा है, उदाहरण सही से पढ़ना, एक बच्चा है जिसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, और उसे वो नंबर 1 का मक्कार है, उसको घर के कार्य या बाहर मार्केट जाना ये सब भी नहीं पसंद है। अब उसके घर वाले उससे कहते हैं कि बेटा पढ़ो, तो उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो कहते हैं अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो जाओ काम करो, जाओ बाजार से सब्जी लेकर आओ या घर के काम करो, ठीक है। अब उसका घर के काम करने में भी मन नहीं लग रहा है। ये दोनों कैसे हैं? नकारात्मक हैं। कैसे हैं? दोनों स्थितियाँ कैसी हैं? नकारात्मक हैं। बच्चे को दोनों चीज़ें पसंद नहीं हैं, दोनों कार्य करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उन दोनों में से उसे एक का चयन करना है, चाहे पढ़ो चाहे काम करो। तो ये भी क्या, ये कौन सा द्वंद्व होता है? परिहार परिहार द्वंद्व कहलाता है, एवॉइडेंस एवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो दो नकारात्मक विचार या परिस्थिति के बीच में किसी एक का चयन करना, नकारात्मक, याद रखना। पहले में उपागम में दो सकारात्मक विचार या स्थितियाँ होती हैं, और परिहार परिहार द्वंद्व में, अवॉइडेंस अवॉइडेंस द्वंद्व में क्या होता है? दो नकारात्मक विचार या परिस्थितियाँ हमारे सामने होती। वही वाली कहावत सुनी है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई, कहाँ जाएं भाई। तो यही किस में होता है? परिहार परिहार द्वंद्व में होता है कि दोनों ही हमें पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में से किसी एक का चयन आपको करना पड़ता है। इस द्वंद्व को परिहार परिहार द्वंद्व कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर। देखिए अगला देखेंगे हम लोग। तो अगला है हमारा उपागम परिहार द्वंद्व। क्या है? उपागम परिहार द्वंद्व। इसमें क्या होगा? एक सकारात्मक प्लस दूसरा कैसा होगा? नकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। एक आपके सामने सकारात्मक स्थिति होगी और एक आपके सामने कैसी होगी? नकारात्मक स्थिति होगी। यानी उपागम परिहार द्वंद्व कौन होता है? जिसमें एक स्थिति सकारात्मक और एक स्थिति नकारात्मक हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अप्रोच अवॉइडेंस। क्या बोलते हैं? अप्रोच अवॉइडेंस, ठीक है। देखो, अब आप एक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, और मान लो उस परीक्षा की जो तिथि है वो 25 तारीख घोषित कर दी गई। क्या कर दी गई? 25 तारीख घोषित कर दी गई। तो एक तो ये हो गया कि हाँ चलो, आप इस परीक्षा की जो तारीख, मान लो आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें मान लीजिए टीटी की डेट जो है वो 25 तारीख निश्चित कर दी गई। तो सकारात्मक चीज़ तो ये है कि चलो डेट तो डिक्लेयर हुई। अब नकारात्मक चीज़ क्या है? कि आपको अपने ऊपर नहीं है कॉन्फिडेंस कि आप इस परीक्षा को पूरा कर लोगे। एक तरफ तो आप परीक्षा देना चाहते हो और दूसरी तरफ आपकी परीक्षा की तैयारी भी सही नहीं, तो आपके अंदर डर भी है कि ऐसा ना हो हम फेल हो जाएं। तो एक विचार कैसा है? सकारात्मक है कि आप परीक्षा देना चाहते हो, और दूसरा विचार कैसा है? नकारात्मक, कि आपको फेल होने का डर है। तो ऐसी स्थिति जो होती है, ऐसा जो द्वंद्व होता है, उसको क्या कहते हैं? उपागम परिहार द्वंद्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपागम परिहार द्वंद्व बोलते हैं, जहाँ एक तरफ स्थिति क्या है? सकारात्मक, और दूसरी तरफ नकारात्मक। जैसे आप नौकरी की तलाश में हो, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी शादी की बात चल रही है। तो एक क्या है? सकारात्मक, कि भाई चलो हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, है ना, हमारा सिलेक्शन होने वाला है। और दूसरे तरफ घर वाले क्या है? शादी के चक्कर में पड़े हुए हैं। अब इन दोनों के बीच में आपको एक चीज़ का चयन करना है कि आप पहले शादी करोगे या आप पहले जॉब ज्वाइन करोगे। तो में से क्या कंडीशन करना है? यानी जॉब आपको अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करना है या आपको शादी करनी है। तो एक चीज़ है सकारात्मक, एक है नकारात्मक। हो सकता है शादी के बाद आपके जो आप तैयारी करो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए। तो एक नकारात्मक है और एक कैसा है? सकारात्मक है। आप दोनों का ही चयन करना चाहते हो, लेकिन दोनों का चयन कर नहीं सकते हो। तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाता है? उपागम परिहार द्वंद्व हो जाता है, जहाँ एक जो स्थिति होती है वो सकारात्मक हो और दूसरी स्थिति क्या हो? नकारात्मक हो। उन दोनों में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना है। क्या कहलाता है? उपागम परिहार द्वंद्व कहलाता है, ठीक है। अगला देखो, या एक और उदाहरण दे दें यहाँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। जैसे आपने कहीं घूमने का प्लान बना लिया,
आपने कहीं घूमने का प्लान बना लिया कि चलो टिकट विकट बुक करा दी, अचानक से क्या हो जाता है कि आपकी परीक्षा की तिथि पहले घोषित नहीं थी, आपने काफ़ी प्रयास किए कि वो कब घोषित होगी, लेकिन वो आपके हाथ में तो है नहीं, है ना। और उसी बीच क्या हुआ कि चलो घूमने का घर वालों ने ही प्लान बना लिया कि चलो अच्छा घूम आते हैं कहीं, टिकट हो गए, उसके बाद आपकी परीक्षा की तारीख आ गई। अब आप बड़े चक्कर में फंसे हो। एक नकारात्मक है, यानी आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हो, आप जाना भी चाहते हो, है ना, और अब आप जो है परीक्षा भी छोड़ना नहीं चाहते हो। आप घूमने भी जाना चाहते हो, सकारात्मक है, परीक्षा भी नहीं छोड़ना चाहते हो, नकारात्मक है। तो ऐसा जो इन दो परिस्थितियों के बीच का जो द्वंद्व होता है उसको क्या बोलते हैं, उपागम परिहार द्वंद्व बोलते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस। इस जगह उपागम की जगह आपको दूसरा नाम मिल जाएगा, परिहार की जगह भी आपको दूसरा नाम मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बस इतना याद रखना है, जहाँ एक सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक स्थिति हो वहाँ पे उपागम परिहार यानी अप्रोच अवॉइडेंस द्वंद्व होगा, ठीक है। अगला देखिए चौथा नंबर, बहु उपागम परिहार द्वंद्व। जहाँ क्या हो, बहुत सारी कंडीशन हमारे सामने आ जाएं और उन कंडीशनों में बहुत सारी सकारात्मक कंडीशन हमारे सामने भी हो और बहुत सारी नकारात्मक कंडीशन भी हमारे सामने हो, उनमें से किसी एक का आपको चयन करना है। तो ऐसी कंडीशन में जो द्वंद्व उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है, बहु उपागम या बहु परिहार द्वंद्व। क्या होता है, बहु उपागम या बहु परिहार द्वंद्व। जैसे जब बच्चा इंटरमीडिएट के बाद अपना करियर सेट करना चाहता है कि अब मुझे आगे क्या करना है, मैं बीए करूं, बीएससी करूं, बीकॉम करूं, बीबीए करूं, एमबीए करूं, बीसीए करूं, क्या करूं। उसके बाद उन सब का ग्राफ देखता है कि किस में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, किस में सैलरी ज़्यादा होगी, किस में हम घर से ज़्यादा दूर रहेंगे, है ना, किस में ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, किस में वर्क कम करना पड़ेगा। हर चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पहलू होते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ हमारे पास बहुत सारे जो हैं स्थितियाँ हो सकारात्मक और बहुत सारी स्थितियाँ हो नकारात्मक, उनमें से सही स्थिति का चयन करना क्या कहलाता है, बहु उपागम या बहु परिहार द्वंद्व कहलाता है। ये 4 प्रकार हैं द्वंद्व के या मानसिक संघर्ष के, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग इनको, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।